नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है बोलते। अब हम सभी लोग एक अत्यावश्यक विषय पर ध्यान आकर्षित करने के पश्चात फिर पुनः अपने मुख्य विषय पर आ जाएंगे। ये कल या परसों जो है ये केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, दिल्ली के अस्पतालों में जो है वो दिल्ली वालों का इलाज होगा। ये देखिए, ये अलग से कोई ये दिल्ली कोई पाकिस्तान है क्या? सवाल इस बात का है कि जो विचार भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है कि पूरे देश में भारतीयता का माहौल, प्रत्येक देशवासी हमारा अपना ही भारतीय भाई बहन है, वो भारतीय है। तो इस तरह से जो वक्तव्य देने वाले, दृष्टिकोण रखने वाले, उनको एक सेकंड भी हक नहीं है कि किसी भी संवैधानिक पद पर हैं। मोदी जी की तमाम जो है जो कार्यापूर्ण भरे उनकी गतिविधियाँ भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय अवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है। और ये ताज़ा उदाहरण है कि श्री मोदी जी के नाक के नीचे ये सीधे जो है वो भारतीयता की अवधारणा को और जो है भारतीय संविधान के उस आदेश को जो कहता है कि हम भारत के लोग, सभी लोग भारत के हैं, और उसमें कहता है कि ये दिल्ली का है या हरियाणा का है या यूपी का है, बिहार का है या एमपी का है, इसको एक सेकंड भी उस पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। मोदी जी जरा इस पर विचार करिए, तुरंत इसको बर्खास्त करिए। और जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ये बहुत ही छली कपटी है, मजदूरों के साथ छला है, कपटा है, सारा पैसा ये खा गया है। और उसका एक जो है वो माउथ पीस है कौन, संजय सिंह, वो झूठी बोलता है। तो जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करके उसको अपने हाथ में लेकर के और भारतीयता के आधार पर सबका इलाज, जो लोग भी दिल्ली में आएंगे करेंगे, सबका इलाज होगा। व्यवस्था करना काम जो है इस देश का है और इन व्यवस्थाओं का है। तो ये आदरणीय मोदी जी से दरख्वास्त है कि इस केजरीवाल को तुरंत बर्खास्त भी करें और जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसको लेकर के इसको अरेस्ट भी करें और जो है इसका जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट करवाएं। इसका भी मनीष सिसोदिया का भी और संजय सिंह का भी, वो भी बहुत सातिर है और देश को बताएं। और उसी प्रकार का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट जो है सोनिया का, राहुल का, प्रियंका का भी करवा करके
देश के सामने रखा है कि इन सबों के मंसूबे क्या हैं, देश के खिलाफ कितने खतरनाक है। अब आ जाइए मुख्य विषय पर, चीन के साथ भारत की तनातनी और युद्ध ऐसी स्थिति। इस बीच में ये जेएनपीसी फिर वही गद्दारी कर रही है। जेएनपीसी और केजरीवाल दोनों चीन का पक्ष ले रहे हैं बड़े सफाई से, कभी कभी बेहयाई से, कभी सफाई से, कभी बेहयाई से। और नेहरू के जो अपने देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू है या था, जो भी है, वो मतलब कि ये चीन के साथ जो अपने देश की ज़मीन जो है वो चीन को उसने दिया, और ऐसा करके उसने इसी देश का प्रधानमंत्री होते हुए अपने ही देश के खिलाफ और अपने दुश्मन चीन के पक्ष में उसने घोर गद्दारी की। और उस गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त का कोई भी चैनल वाला, कोई भी पत्रकार जो है नाम नहीं लेता। इसलिए ये चैनल वाले उतने ही गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, नंबर 1। दूसरा कि नेहरू की गद्दारी का नाम कोई ले न पाए, इतनी झूठी वो खबरें फैलाया। और ख़ास करके फिर वही मैं आता हूँ कि झूठी खबरें और अफवाह का सबसे पहले शिकार होते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। वो क्या कि झील चली गई, लद्दाख चला गया, 40 मीटर घुस गया, वो क्या, ताकि इस हवा में जो नेहरू की गद्दारी है, और नेहरू के बाद इन सबों ने अब तक जो है जो 3500 की जो सीमा लगती है चीन के साथ, वो एक रोड नहीं बनाया। बिल्कुल 62 वाली स्थिति बिल्कुल बना के रखा। वो गद्दारी जो है जेएनपीसी की, इसी गद्दारी को छिपाने के लिए ये इसके जितने भी एजेंट हैं, वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से और ख़ासकर जानते हैं कि झूठ और अफवाह का सबसे अधिक शिकार बनता है हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन समाज। और इसका असर यह हुआ कि हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जो उसी समाज से आते हैं, हालांकि भारतीयता के माहौल में काफ़ी माने वो समझ गए हैं, लेकिन तब भी वो हैंगओवर आता रहता है। कभी कोई हमारा पदाधिकारी बोलता है कि साहब वो 40 किलोमीटर घुस गए, कोई कहता है कि साहब वो तो झील गई, लद्दाख गया, इस तरह का है। तो झूठ और अफवाह का नमूना आपको देखना है। किस तरह से चीन झूठ बोलता है, किस तरह से ये पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पत्रकार झूठ बोलते हैं। और उन्हीं झूठे पत्रकारों को, पाकिस्तान का हो चाहे जेएनपीसी के झूठे पत्रकार हों, कम्युनिस्टों के झूठे पत्रकार हों, उन्हीं को बुला करके ये देश के गद्दार चैनल जो है उन्हीं से डिस्कशन करवाते हैं। और एक दिन मैंने सुना था, पता नहीं ये मुंह की बात अब हम नहीं जानते हैं, रोहित सरदाना कह रहा था, अब ये बात सच्ची कह रहा था कि नेहरू ना होते तो हमारा ये आज तक जो चैनल जो है वो चीन में होता। पता नहीं इसी टाइप से उस गद्दार को मालूम होना चाहिए कि रोहित सरदाना जैसे गद्दार को मालूम होना चाहिए कि नेहरू जो है वो कितना गद्दार था। उसका नाम जो है वो लेता क्यों नहीं है। और ये सारे जो है जितने भी मीडिया वाले और उसके पत्रकार जो हैं, जिस तरह से देश विरोधी ये गतिविधियों में लिप्त हैं, वो पूछेंगे कि कैसा देश विरोधी। जो इन गद्दारों की इनकी गद्दारियाँ जो छिपाता है, वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और गद्दार भी है। नेहरू परिवार की गद्दारियों को जो छिपाए, नेहरू की जो गद्दारियों को छिपाए, इंदिरा की गद्दारियों को जो छुपाए, राजीव की गद्दारियों को छुपाए, और राहुल सोनिया प्रियंका की गद्दारी छुपाए, वो भी इस देश का गद्दार है। इसलिए ये NDTV वाले, न्यूज़ 24 वाले, आज तक वाले, पूरा मीडिया और पूरे सारे पत्रकार इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। तो ऐसा बोल रहा था
लेकिन बीमारी यहीं तक है, वहीं पर जो है ये वो समित पात्रा बैठा रहता है। मैंने इन समूहों का मन ऐसे वो थोड़ी पड़ता। उसी आतंक में बीजेपी जो राष्ट्रवाद कहती है, ये सारे देश के खतरनाक और देश के शत्रु चैनलों पर बड़े शहर बड़ी खुशी उसमें भाग भी लेते हैं। रोहित हिंसाधाना की बातें सुनते हैं, जो कि उस गद्दार, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू की भक्ति करता है ये गद्दार रोहित वो हिंसाधाना। और अकेले वही थोड़ी है, एक दिन तो वो भी कर रहा था जो डीएनए चलाता है जे न्यूज़ वाला सुधीर चौधरी भी गद्दार। ये राहुल गांधी की झूठी और माने और बिल्कुल अफवाह भरी वो वीडियो को संदर्भ को रेफर किया था, संदर्भित किया था इस गद्दार राहुल ने। चीन की झूठे वीडियो को, उसी को रेफर ये भी करा था गद्दार सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाला। देखिए, भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय वाम से बस यही कहना चाहता है कि आपको तो सिर्फ नमूने के तौर पर बता रहा है, बाकी आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाने वाली बीजेपी, उसको ये आज तक वाले, न्यूज़ 24 वाले और जो है एनडीटीवी वाले, इस देश के गद्दार जो है मीडिया नहीं लगते हैं, इसलिए इन चैनलों पे खुशी ये भाग लेते हैं। इसीलिए तमाम तरीक़ों से ये भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है कि ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है इस देश के लिए बहुत ही कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है, धोखा है, और सबसे बड़ा जो है एक नेशनल हम्बग और नेशनल होक्स है, और देश को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब उसी में एक आवश्यक सूचना हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से साझा करना चाहते हैं कि जब से ये मुहिम चली है तब से बहुत घिनौने तरीके से एक विरोध का षड्यंत्र चल रहा है। यह कोई मैंने प्रोपेगेंडा के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सच्ची घटना है। और जब भी भारतीय वाम ताकत दल जनता के बीच में आएगा तो उसको प्रमाणित भी कर देगा। तो जैसा कि भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है कि ये जेएनपीसी वाले और बीजेपी वाले दोनों और भी, माने उसमें वाम दल भी हैं और भी हैं, टीएमसी वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, उद्धव की किसी शिवसेना है, टीडीपी है, डीएमके है, एआईडीएमके वाले, अकाली वाले, ये सब के समझ जो है इनमें प्रमुख हैं कौन? जेएनपीसी और आपका बीजेपी वाले। ये जो भारतीय एकता की जो आंदोलन चला रहा है अभी फ़िलहाल यूट्यूब के माध्यम से, और जो इसमें अपनी आवाम इसमें रुचि रख रही है, इसको समर्थन भी दे रही है, तो इसको देखते हुए और इस भारतीयता की मुहिम को, आंदोलन का सामना करने का नैतिक बल, नैतिक साहस, ये सब खो चुके हैं। सीधे सामना करने का नैतिक रूप से अब इनके पास न वो बल है, न साहस है, और न वो नैतिकता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने छुट भइयों को सिखा कर, पढ़ा करके ये भारतीय वाम ताकत दल का दफ्तर वो ढूंढवा रहे हैं और हमको ढूंढवा रहे हैं, सिर्फ दफ्तर में तोड़फोड़ करने के लिए और जो हम मारपीट करने। बातें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सब अपने, यानी भारतीय वाम ताकत दल के पदाधिकारियों के साथ, और जिस तरह की बोल रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि वो बीजेपी के
इस तरह के जिस तरह की गुंडे कहा जाता है वो बीजेपी के हो नहीं सकते। ये काफ़ी अंदेशा और संदेह है, और वो संदेह काफ़ी सत्यता के करीब है। सत्य ही होगा कि हैं वो जीएनपीसी के ही गुंडे, लेकिन वो भेष बदले हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। मैं फिर से कह रहा हूँ, हैं वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कॉकस के ही गुंडे हैं, लेकिन वो अपने पोशाक से, वेशभूषा से करना क्या है, भगवा ये पहन लेना है और लाल रंग का एक गमछा जो है वो लपेट लेना है, हो गया बीजेपी के। तो ऐसा भेष बदल करके वो हैं वो किसी जो जीएनपीसी जो ये खुद ही एक माने अपराधियों का बहुत ही वो एक खुखार गिरोह है, शातिर अपराधियों का। तो उसी के गुंडे जो है इस तरह की हरकत पे आए हैं कि दफ्तर ढूंढ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और हमको ढूंढ रहे हैं। तो काफ़ी इस बात की आशंका है कि वह बीजेपी के हो नहीं सकते। वो होंगे, निश्चित है कि जीएनपीसी वाले ही हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भेष के भेष में वह भेष बदल करके। तो इसको भी जरा बीजेपी देखे। वैसे भी जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, उसके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्टता से बताया है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा, बीजेपी कैडर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि जिसमें कि उसके कार्यकर्ता आते हैं, उसके कार्यकर्ता गण जो भारतीय भाई बहन हैं, जो उसके समर्थक गण जो भारतीय भाई बहन हैं, जो निचले स्तर का जो नेतृत्व है वो भारतीय भाई बहनों का वो समूह जो कि ज़मीन से, समाज से जुड़ा रहता है, वो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, इस भारत की सोचते हैं, वो भारत राष्ट्र के लिए वो समर्पित हैं और भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए, इसके नाम के लिए, इसके शोहरत के लिए, इसकी मजबूती के लिए वो समर्पित हैं, बीजेपी के लिए समर्पित नहीं है। हाँ, जरूर है कि वो इन्हीं बातों को खोजने के लिए बीजेपी के साथ हुए हैं, लेकिन जब इन बातों का ये सब मैंने खुलासा हो रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने को बीजेपी के साथ होने के कारण जो है अपने को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। ये असल मुद्दा है, ये असल मैंने उसमें इशू है। तो जीएनपीसी के जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि इसके साथ भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो है काफ़ी गाली गलौज और भी बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, उसका एक और नमूना एक पदाधिकारी बता रहा था कि कोई एक पत्रकार है, महिला, वो उसने व्हाट्सएप पर खबर दिया कि मैं इस विचार की बहुत कायल हूँ, अंग्रेजी में लिखा था, और मैं पूरी ताकत लगा दूंगी इस तरह के आंदोलन को चलाने के लिए। और फिर इसके बाद दूसरे दिन ही डर करके वो बोले कि हम अपना जबकि वो बता रही थी, जैसा कि अपने भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बता रहे थे कि वह जो है प्रमुख जो चैनलों में जैसे कि एबीपी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, आज तक है, इसमें वो काम कर चुकी है, वो पत्रकार। तो दूसरे ही दिन आकर के वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से काफ़ी जो है वो अपोलोजेटिक हो करके कह रहे थे कि यानी हमारा नाम मत लीजिएगा, हमको लोग धमका रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि धमकाने की कौन सी बात हो गई क्या? तो उसने ये कहा कि जहाँ से हम बात कर रहे थे और भी पत्रकार बैठे हुए थे, वो पत्रकारों ने काफ़ी
इस तरह से उसको धमकाया। तो अब ये सोच लीजिए कि एक कोई इस तरह के पत्रकार भी यदि कहता है तो उसको भी इस तरह से प्रताड़ित करने के धमकाने का ये काम है। लेकिन ये जो है जेएनपीसी के लोग या उस तरह के लोग ये जान लें कि मतलब कि सब दिन एक ऐसा नहीं रहेगा। और ये भारतीय जनता दल बीजेपी की तरह कायर नहीं है। जब भी ये पासा पलटेगा और भारतीय आवाम ताकत दल को यदि इस देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन या आदरणीय भारतीय आवाम का आशीर्वाद स्वरूप सत्ता का उपकरण उसके हाथ में आएगा तो इस जेएनपीसी का क्या हाल करेगी वो तो अपने स्थान पे है। इन गुंडों को भी देख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये भारतीय जनता दल बीजेपी की तरह कायर नहीं है। और ये इसके ताकत का मुख्य स्रोत है हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और शहीद आजम भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अमर शहीद अशफाकुल्लाह हैं, अमर शहीद खुदीराम बोस है। इसी तरह जितने भी अमर शहीद हैं उनकी कुर्बानी, शहादत, त्याग, बलिदान ये ताकत है इस भारतीय जनता दल की। और वही ताकत पूरे देश की बनाना चाहता है भारतीय जनता दल। तो ये मुगालते मंत्र है कि ये भारतीय जनता दल बीजेपी है। बीजेपी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में देश ने बड़े भरोसे के साथ वो सत्ता सौंपी। लेकिन उसको क्या पता था कि ये मोदी जी देश के अंदर जितने भी खतरनाक देश के दुश्मन हैं उन दुश्मनों को ये पालेंगे। तो जितने भी देश के दुश्मन हैं वो खैर मनाए कि ये कायर मोदी बैठा हुआ है। कायर मोदी हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है। वो वक्त आएगा कि इन सारे देश के दुश्मनों का विनाश करके एक स्वच्छ भारत और उसका माहौल, भारतीयता का माहौल वो लाएगा। लेकिन इसी जो मोदी की जो कायरता है इसका भी हिसाब भारतीय जनता दल लेगा। तो आइए वो मुख्य विषय पर। तो पिछले एपिसोड में ये बताया गया था कि ये जो सन 80 के दशक में जो है एन जियाओ पेंग करके एक राष्ट्रपति था और उसने जो है आर्थिक सुधार करके और माने इसको चीन को माने आर्थिक शक्ति बनाने में बहुत बड़ा काम किया और प्रत्येक चीन वासियों को देशभक्ति का पाठ इसने पढ़ाया। और घर घर छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग करके, इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इलेक्ट्रॉनिक के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक के जो है खिलौने सस्ते रूप में वो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला और टेक्नोलॉजी भी बहुत विकसित मैंने इस क्षेत्र में लोग कहते हैं कि शायद 5G की टेक्नोलॉजी वही विकसित कर रहा है और भी विकसित जो कर रहे हैं। और एरिक्सन और नोकिया उनका बहुत महंगा है, जबकि जो हुआ वही है तो उसका बहुत सस्ता है। इस हिसाब से है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि अपने देश में जो हमारे गरीब लोग रहते हैं गांव में, उनमें भी कुटीर उद्योग का विकास किया गया होता, उनमें भी वो स्किल डेवलपमेंट किया गया होता। तो घर घर जो है छोटे छोटे खिलौने सामान सस्ते दरों में, क्योंकि भारत में भी मजदूर बहुत सस्ते हैं, इस तरह की बात की गई होती तो लोगों को रोजगार मिलता, 2 पैसे मिलते, उनके चेहरों पर मुस्कान आती, हमारे भी सामान सस्ता होता और ये देश भी बाहर को निर्यात करता। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। इसने सिर्फ देश को लूटा और देश को आर्थिक रूप से
देश को आर्थिक रूप से पंगु बनाया, इन गरीबों को गरीब भी रखा और गरीब की माला भी जपा, और फिर जो है चीन से ये डरवाता रहा। और यही नहीं, यह जो है ये गद्दार जीएनपीसी पाकिस्तान से भी डरवाती रही कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, उससे पाकिस्तान बराबर अपने आतंकवादियों को भेज करके इस देश में तमाम हिंसा वो करवाता था। जम्मू कश्मीर में करवाता था हिंसा, पूरे देश में माने वो आतंकवादी हमला की पूरी भरमार थी। कम से कम मोदी जी के ज़माने में वो नहीं है। तो वो एक गद्दार है जीएनपीसी, और कहते थे कि वो भी न्यूक्लियर स्टेट है, हम उससे बात कर रहे हैं। यानी वो आतंकवादियों के जरिए, यानी जो पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता, और दो तीन दिन लड़ाइयाँ वो हार चुका है, वो अपने आतंकवादियों के जरिए इस भारत के लोगों को मार रहा था, और ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर स्टेट है, उससे हम बात कर रहे हैं। तो सीधे यह है कि ये जीएनपीसी जो है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलकर के हमारे 42,000 लोगों को मरवाया। अरे और तो और, जो माहौल नेहरू ने धारा 370-35A के द्वारा और उसके जो चेले थे, ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और भी ये मुफ्ती सईद और महबूबा, ये सब जो है इसके द्वारा जो है ऐसा जहरीला वातावरण की लगता था कि ये कश्मीर जो है ये सीधे कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को उपनिवेश जरूर है, कॉलोनी जरूर है। और उसमें कश्मीर के अंदर इतने खतरनाक किस्म के भारत विरोधी तत्व थे, जो कि कश्मीरी जो कश्मीरी पंडित थे हमारे भारतीय भाई बहन, उनकी एक ही दिन में 25 से 30 लोगों की हत्या करके उनको आतंकित किया। और फिर जो है मस्जिदों से वही आतंकवादियों ने घोषणा करवाई कि ये अच्छा, वो कश्मीरी पंडित बोलते भी नहीं थे, वो बोलते थे कि इंडियंस, ये इंडियंस यदि अपने जान की खैर चाहते हैं तो अपनी जायदाद और अपनी औरतों को छोड़कर चले जाएं। इस तरह का घिनौना जा अपने देश में चलवाया इस जीएनपीसी ने, इस गद्दार जीएनपीसी ने। लेकिन फिर वही बात आती है कि मोदी जी इसी खतरनाक जीएनपीसी को क्यों गोद में पाल रहे हैं। ये मत भूलिए, समय एक सा नहीं रहेगा, ये बार वो चेतावनी दे रहा है। समय जो बदलेगा, जीएनपीसी की गद्दारियों का हिसाब तो बिल्कुल लेगा भारतीय ताकत दल भी लेगा, इस देश भी लेगा, लेकिन आपकी भी गद्दारियों का हिसाब लेगा कि इन खतरनाक गद्दारों को आप जो पाल रहे हैं। ज़्यादा नहीं करना, और इस चीज़ को भारतीय ताकत दल पूरे देश में आपको बेनकाब भी करेगा कि आपसे खतरा कितना है देश को। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।